अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सीजी के अंदर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने राइस से कर लिया था, तो वीट और राइस हमारा हो गया। अब शुगर केन की तरफ बढ़ते हैं। तो शुगर केन बेसिकली खैर पता तो है, गन्ने को ही कहते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर उसने कुछ बात इसकी प्रोडक्शन के हवाले से करी है, मौसम के हवाले से करी है। और आपने भी जब तैयारी करनी होगी इसकी शुगर केन की, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी होगी जैसे कि आपने मेन मेन बातें याद रखनी है कि इम्पोर्टर क्या है, उसके एक्सपोर्टर कौन है, कैसी ज़मीन चाहिए होती है इसको, कैसा मौसम चाहिए होता है, कितनी बारिशें चाहिए होती हैं, राइट। और ये किस मौसम का की प्रोडक्शन है। ये मेन मेन बातें जो होती हैं कि आपने इसमें याद रखनी है। अच्छा, हमारे पास सबको ये पता होगा कि जिनको नहीं भी पता तो वो भी आज उनको पता लग जाएगा कि शुगर केन जो है ना, वो हमारे पास बेसिकली शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पाकिस्तान में इससे मेनली दो चीज़ें बनती हैं। एक तो ये गुड़ के लिए इस्तेमाल होती है, राइट, और दूसरा ये चीनी के लिए इस्तेमाल होती है। तो दो मेन चीज़ों के लिए हम हमारे कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। ऑल शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ टू प्लांट। जितनी भी शुगर है दुनिया में, वो जितनी भी शुगर है दुनिया में, वो दो प्लांट से हासिल की जाती है। पहला प्लांट है शुगर केन और दूसरा है शुगर बीट। अगर शुगर बीट में तुम्हें दिखाऊं तो शुगर बीट बिल्कुल जो है वो शुगर केन की ही तरह का होता है। सॉरी, शुगर केन की तरह नहीं, चुकंदर की तरह होता है। ये शुगर बीट है बेसिकली, राइट। तो इससे भी दुनिया में शुगर हासिल की जाती है, लेकिन खैर वो चुकंदर की शक्ल का होता है। बिल्कुल आप देखेंगे जो शक्ल है ना, इसकी बिल्कुल चुकंदर जैसी ही है, राइट। अच्छा, तो दो चीज़ों से हमारे यहाँ पे चीनी बनाई जाती है, एक है शुगर केन और दूसरा है शुगर बीट। पूरी दुनिया में 90 टू 95% जो चीनी इस्तेमाल की जाती है, वो 90 टू 95% वो शुगर केन से ही होती है। 5% जो है वो शुगर बीट से इस्तेमाल की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो शुगर केन हमारे पास ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप का मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ट्रॉपिकल क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जहाँ जो बहुत ज़्यादा जिसके लिए बारिशें चाहिए हो, पानी चाहिए, बारिशें नहीं हो रही हो तो आर्टिफिशियल इरीगेशन चाहिए होगी, राइट। तो वेयर बीट इज कल्टिवेटेड इन टेम्परेट कंट्रीज। टेम्परेट कंट्रीज का मतलब है ऐसे कंट्रीज जहाँ बारिशें नहीं होती या कम होती हैं बारिशें, तो वो टेम्परेट कंट्रीज हैं हमारे पास। तो वहाँ पे जो है वो अगर शुगर केन तो नहीं होगा फिर, या पानी नहीं है, तो फिर वो शुगर बीट से बनाएंगे चीनी। फिर ये वाली लाइन पढ़ लें, शुगर केन प्रोवाइड्स, और अंडरलाइन कर लो उसको, शुगर केन प्रोवाइड अबाउट 65% ऑफ द वर्ल्ड शुगर। दुनिया में 65%, अब ये 65 को ठीक कर लो, यहाँ 80% लिखा हुआ है नई किताबों में, तो तुम भी 80% लिख लो। तो दुनिया में 80% जो चीनी है वो शुगर के जरिए ही प्रोड्यूस की जाती है। कमर्शियल यूज़ का मतलब है कि आप उसको पैसों के लिए कहाँ किस लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप उसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर जो है वो आपके पास बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखी जाए तो पूरी दुनिया में ही बेची जाती है, खानों में इस्तेमाल की जाती है, चाय में इस्तेमाल की जाती है, राइट। और जबकि इसका जो भूसा है आपके पास, जो प्रोडक्शन होने के बाद जो इसकी पीछे वेस्टेज रह जाता है, तो उस वेस्टेज को जानवरों के फीड के लिए या फिर उस वेस्टेज को बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शुगर केन से हमारे पास अल्कोहल भी यानी कि शराब भी बनाई जाती है, सिरका भी बनाया जाता है, और इससे गुड़ भी बनाया जाता है, इससे चीनी भी बनाई जाती है। रॉ शुगर का यहाँ पे लिखा हुआ है। रॉ शुगर एक ऐसी शुगर होती है जो कि अनफिनिश फॉर्म में होती है। रिफाइंड शुगर वो होती है जो तुम इस्तेमाल करते हो, बट इज यूज फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल और विनीगर। यानी हमने ये सुना हुआ नहीं है कि इससे शराब और विनीगर भी बनता है। अब कि जिसको खोज है वो गूगल पे जाकर लिख ले हाउ टू मैन्युफैक्चर अल्कोहल फ्रॉम शुगर, तो गूगल उसकी पूरी वीडियो शीडियो या फिर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा और आप वहाँ से पढ़ लें। लेकिन इसमें अपने सिलेबस के लिए सिर्फ इतना याद रखना काफ़ी है कि शुगर केन से हमारे पास प्रोडक्शन किन एरियाज में होती है, किन क्लाइमेट में होती है, एंड ऑल दैट, ठीक है।
अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है कि ब्राज़ील में आपके पास शुगर के केन से जो आपके पास जो छिलका होता है उसका, तो उसको भी पेट्रोल के जरिए के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब है आपके पास एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फजूल में बन जाते हैं, जिनको हम चाह नहीं रहे होते, जो हमारी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे पास बन जाते हैं, वो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। राइट। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, मोलेसिस का मतलब है मोलेसिस आपके पास वो भूसा है जो पीछे बच जाता है, सबने देखा हुआ होगा ये गन्ने का, जब जूस पीने जाते हैं, जब वो जूस निकाल लेता है तो पीछे जो भूसा बचता है, तो उसको वो इंडस्ट्रीज में या फिर जानवरों की खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। राइट। ये जानवरों की खुराक में एलिफेंट बहुत शौक से खाता है। हॉग्स बेसिकली एक सुअर की शक्ल का ही होता है, हॉग्स कहते हैं, या फिर दूसरे भी जानवर इसको खाते हैं। राइट। पाकिस्तान में या दुनिया जहाँ में मोस्टली ये रॉ जूस के तौर पे इस्तेमाल होता है। रॉ जूस मतलब वो है कि जब वो फौरन जो है ना वो आपके पास गन्ने से जो निकाल लेता है, वो रॉ जूस है आपके पास। तो मोस्टली ये ड्रिंक जो है वो समर में पिया जाता है और समर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ कल्टीवेशन। कटिंग ऑफ ओल्ड प्लांट्स आर यूजुअली प्लेस इन फरोज। फरोज क्या होता है ये भी देख लो हाथ के हाथ तुम आज, फरोज क्या होता है। फरोज बेसिकली सबने देखा हुआ, आप शक्ल देखेंगे तो याद आ जाएगा। ये फ्रोज है आपके पास, तो यानी इस तरीके की प्लांटिंग की जाती है, इस तरीके से लाइंस बना के उसको लगाया जाता है। और फिर इन्हीं लाइंस में से फिर उन्होंने आगे कहा हुआ है कि इसमें से फिर कुछ लाइन में कुछ बीजों में से पौधे निकल आते हैं, जिनको बड़ा होने के लिए पूरे आपके पास 6 to, यहाँ पे नहीं बल्कि नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा इन्होंने, नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसको बड़ा होने के लिए, ये बात भी यहाँ उसने यहाँ मेंशन कर दी है कि यूजुअली ये प्लांटेशन जो है वो 10 to 4 मंथ्स, यानी 10 to 24 मंथ्स, यानी 10 महीनों से लेके 2 साल ये आपके पास लग सकते हैं इसको, इसकी कटाई करने के लिए। स्टॉक्स लिखा हुआ है उसमें आगे, स्टॉक्स का मतलब वो द स्टॉक्स आर, मुझे इसमें क्लियर नजर आ नहीं रहा है। अच्छा जी, the stalks are cut as near to the ground as possible because the great accumulation of sugar lies in the base of the stem। आपके पास जो ये शुगर के डंडे होते हैं ये बिल्कुल बेस से काटे जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो जितना भी सुक्रोज है उसके अंदर, सुक्रोज कहते हैं इसको, जितना भी सुक्रोज है उसके अंदर, वो सारा का सारा सुक्रोज जो है वो बेस में ही होता है। राइट। बेस का मतलब है कि वो बिल्कुल जो उसका तना है आपके पास, वो उस तने के बिल्कुल बेस में होगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, तो इसको फिर यहीं से कट कर लिया जाता है। और आगे जाके इन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है इस तने से मुतालिक। लाइज इन द बेस ऑफ द स्टेम द केन्स आर बल्कि चीप एंड पेरिशेबल। केन्स जो होते हैं ये पूरा का पूरा केन कहलाता है। ठीक है, तो ये केन जो होते हैं ये बल्कि होते हैं, बल्कि मतलब भारी होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। राइट। और चीप भी होते हैं। अच्छा, ये इतना महंगा नहीं होता, ये केन बहुत सस्ता ही होता है। तो ये चीप भी होता है, इसका जूस भी बहुत सस्ता ही है इसलिए क्योंकि केन बहुत सस्ता है। पेरिशेबल का मतलब है आप इसको लंबे अरसे पे रख नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर का जो सुक्रोज है वो एक जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। राइट। तो इसको ज़्यादा अरसे तक स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वो इंडस्ट्रीज सारी की सारी, वो इंडस्ट्रीज जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं शुगर से रिलेटेड, तो वो शुगर रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो नियर टू द फार्म ही लगी हुई है। पेपर में तुमसे एक बार इसने पूछा भी है कि तुम्हारे पास शुगर की इंडस्ट्रीज जो है वो इतनी करीब करीब क्यों लगी हुई है। तो उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि इतनी करीब करीब लगी होने की वजह यह है
क्योंकि एक तो ये कि इतनी बल्कि चीज़ों को जब आप उठा के, क्योंकि ये जगह भी घेरता है, इतनी बल्कि चीज़ों को उठा के जब आप बड़ी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो वो बचाने के लिए वो नियर टू द फार्म ही लगा देते हैं इंडस्ट्रीज को। ठीक है। दूसरी ये कि इसके अंदर जो सुक्रोज होता है, जो जूस होता है इसके अंदर, वो ज़्यादा अरसे तक स्टोर रह नहीं सकता, तो उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो नियर टू द फार्म ही होती हैं। ठीक है जी। अच्छा आगे पढ़ लें। द मिल मस्ट बी नियर द फार्म, यही बात लिखी हुई है इन्होंने, बिकॉज द शुगर डिटीरायोरेट्स इफ इट इज क्विकली, इफ इट इज नॉट क्विकली प्रोसेस्ड, अगर आपने उसको जल्दी से प्रोसेस नहीं किया तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये खराब हो जाएगा, का इसका मीनिंग है खराब हो जाएगा, उसके उसका जो जूस है वो खराब हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट वुड बी कॉस्टली इफ ट्रांसपोर्टेड इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अगर इतने बल्कि आइटम्स को उठा के लेके जाएंगे इतनी दूर, तो हमारे पास जो उसकी कॉस्टिंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो बिजनेस में कॉस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है, और इसीलिए जो फैक्ट्रीज हैं वो नियर टू द फार्म लगाई जाती हैं। अब कल को वो तुमसे पूछ सकता है, इसका सवाल का जवाब पूछ सकता है कि शुगर की जो इंडस्ट्रीज होती है वो नियर टू द फार्म की होती है, तो उसमें मेन रीज़न याद रखें। उसका एक रीज़न तो ये है कि वो नियर टू द फार्म इस वजह से होती है क्योंकि उसका सुक्रोज को उन्होंने, उसका जो जूस हो उसको स्टोर करना होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बचानी पड़ती है, राइट। टू मेंटेन द क्वालिटी एंड टू सेव द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो दो काम किए जाते हैं, राइट। नीचे इन्होंने लिखा हुआ आफ्टर हार्वेस्टिंग, इस लाइन से पढ़ लें ये लाइन। After harvesting, the plant may be uprooted as in Indonesia, where the sugarcane is grown on annual basis, but in most the cases the roots are left for the next crop. अच्छा आपने ये प्लांट निकाल लिया तो जो इसकी रूट्स होती है ना, आप अंदर उसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब नया सीजन आएगा, तो जैसे तुमने कभी दरख्त लगे हुए देखे होंगे, तो वो दरख्त के साथ भी यही होता है भाई। तो जब नया सीजन आएगा तो वो नया सीजन में हमारे पास जो प्लांट है उसकी रूट्स तो मौजूद होंगी, तो वो प्लांट उसमें से दोबारा निकल आएगा, या पौधा तो मौजूद होगा, फल उसमें से दोबारा निकल आएगा। ठीक है। तो ये इसके मीनिंग थे कि हमारे पास जो प्लांटेशन होती है उसमें से ये तना तो उसका काट लेते हैं, लेकिन पौधे की जड़ों को, पौधे को छोड़ देते हैं, ताकि अगला जो सीजन आए उसमें से शुगर केन को दोबारा हासिल किया जा सके, राइट। ये जो आपके पास प्रोसीजर कहलाता है, इसे रेटून क्रॉप कहते हैं। ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, रेटून क्रॉप, लास्ट से फोर्थ लाइन देख लो, इसमें लिखा हुआ है रेटून क्रॉप। ठीक है, इसको रेटून क्रॉप कहा जाता है, जिसमें आप तने को हासिल कर लें और जिसमें से आप जड़ों को छोड़ दें, टू लीव द रूट फॉर द नेक्स्ट कल्टीवेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और भी काम की है कि रेटून क्रॉप के अंदर बार बार जो क्रॉप होगी वो वही हासिल होगी जिसकी प्लांटेशन कर दी गई थी, चेंज नहीं होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि बीज तो आपने जो बोया था तो हर बार क्वालिटी अच्छी ही निकलेगी। अगर पहली बार अच्छी क्वालिटी निकल आई तो उसमें से अगली बार भी अच्छी क्वालिटी ही मिलेगी क्योंकि बीज सही था। लेकिन अगर बीज खराब था, पहली क्वालिटी खराब है, तो रेटून क्रॉप का कोई मायने बनते नहीं है, फिर उसको खत्म कर दिया जाता है ताकि अगले सीजन में फिर दोबारा से नया बीज या फिर अच्छी फसल लगाई जा सके। ठीक है जी। अच्छा, या मेजर फैक्टर्स तो सेम है, कोई इसमें मेजर चीज़ नहीं है पढ़ाने लायक, तो ये तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो कि हमारे पास जो शुगर केन है आपके पास, वो मेजॉरिटी उन एरियाज में लगता है जो कि ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ये तुम यहाँ पे अपने ट्रॉपिकल एरियाज क्रॉप है ये, जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और इतनी ज़्यादा बारिश चाहिए होती है उसको 60 इंचेस चाहिए। और जब कटाई हो रही हो तो ड्राई मौसम चाहिए इसे, राइट। 18 डिग्री से लेके 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इसकी इसको पूरे अपने कल्टीवेशन के टाइम पीरियड के अंदर, राइट। और बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है ताकि शुगर के जो कंटेंट हैं या फिर जो पानी, जो उसमें जूसी कंटेंट है, वो इसके अंदर पैदा हो सके। दूसरी बात ये कि सी ब्रीज बड़ी बेनिफिशियल होती है इसके लिए कि समंदर, सी ब्रीज कहते हैं समंदर की हवा, और समंदर की हवा से आप ये याद रखो कि कोस्टल बेल्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन कोस्टल बेल्ट में एक बहुत बड़ा मसला भी होता है कि कोस्टल बेल्ट जो होती है उसके करीब करीब, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है आपका,
ये एरिया है आपका, ठीक है, और ये सी है, समंदर है, सी व्यू है, जिसको तुम सी व्यू कहते हो, ये समंदर है। तो समंदर के पास जो एरियाज हैं वो खैर क्लिफ्टन का एरिया भी कहलाता है और वो डिफेंस का एरिया भी कहलाता है करीब करीब, ठीक है। तो ये जो डिफेंस और क्लिफ्टन के एरियाज हैं, क्योंकि समंदर करीब है तो इनके पास जो वाटर होगा ना वो कैसा होगा, सॉल्टी वाटर होगा। तो अगर आप पानी का बंदोबस्त कर सकते हैं तो कोस्टल बेल्ट इसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको तो कोस्टल बेल्ट से सिर्फ क्या चाहिए, हवा चाहिए। बाकी जो वाटर है इसको, क्योंकि पानी तो देने के लिए जो ज़मीन से चाहिए होगा, तो वो तो सॉल्टी वाटर ही मिलेगा, या समुद्री ज़मीन में जो है ना वो वहाँ पे नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि क्लिफ्टन और डिफेंस के एरियाज में तुम पौधे जो है ना वो आर्टिफिशियली लगे हुए ही देखोगे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे जो रियल पौधे होते हैं, जो रियल दरख्त होते हैं, नीम के दरख्त या दूसरे दरख्त, वो कभी वहाँ सर्वाइव करेंगे नहीं। वजह ज़मीन में मौजूद हाई लेवल ऑफ मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इनको इसको शुगर केन के लिए जो है वो सी ब्रीज चाहिए होती है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो सी ब्रीज है, ठीक है। सी ब्रीज चाहिए होती है, अच्छी ठंडी अच्छी समुद्री हवा, जो कि इसके सुक्रोज के कंटेंट को, इसके जूस के कंटेंट को बढ़ा देती है। राइट, प्लांट इज सेंसिटिव टू फ्रोज। फ्रोज का मतलब जम जाना है। प्लांट जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है फ्रोज के अंदर, यानी प्लांट के लिए जो जमने वाली सूरत हाल है, जो जमने वाला टेम्परेचर है वो फेवरेबल नहीं है। राइट, फिर आ जाए नीचे सॉइल एंड लैंड के ऊपर। सॉइल एंड लैंड, जमीन कैसी चाहिए होती है इसको, और ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इतनी कोई खास बात इसमें नहीं लिखी हुई। यहाँ पे आ जाओ, ये हेडिंग तुम खुद पढ़ लेना, कोई मसला नहीं होगा, पूछ लेना अगर मसला हो तो। ये हेडिंग सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक का मतलब है कि सोसाइटी और आपके पास जो पैसे से रिलेटेड फैक्टर हैं वो कितना बड़ा किरदार अदा करेंगे। जहां पर भी शुगर केन की प्लांटेशन होगी वहां आपको चीप लेबर ही चाहिए। चीप लेबर क्यों, क्योंकि इसको तने से काटा जाता है और इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है कटाई में। तो ऐसी जगह जहाँ पे लेबर चीप नहीं होगी तो शुगर केन की कल्टीवेशन वहाँ पे महंगी पड़ेगी। राइट, तो चीप लेबर चाहिए आपको, और बल्कि आइटम्स हैं, उठाने में भारी होते हैं, तो लेबर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा भी चाहिए ताकि आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जा सके। राइट, इसके ऊपर एक बार सवाल भी आया तुम्हारे पास कि चीप जो लेबर है उसका क्या किरदार है। तो उसमें तुम बहुत आराम से लिख सकते हो, ये बात तुम्हें मेरे नोट्स में भी मिल जाएगी कि चीप बल्कि प्रोडक्शन होती है इसकी, तो लेबर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है ताकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हो सके, ताकि इसकी कल्टीवेशन भी हो सके, ताकि इसकी हार्वेस्टिंग भी हो सके। राइट, मशीनें वो कह रहे हैं यूएसए में मशीनें आ तो गई हैं, यूएसए में मशीनों की क्वांटिटी आ तो गई है, लेकिन वो क्वांटिटी अभी मशीनों की इतनी कॉमन हुई नहीं है। राइट, कि दुनिया में दूसरी जगह पे भी अगर हम देखें तो कि वो फैली भी हो, तो इतनी ज़्यादा तो कह रहे हैं कि नहीं है। वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन में कुछ भी नहीं है यार। ये जो वर्ल्ड प्रोडक्शन शुगर केन की हेडिंग डली हुई है तुम्हारे पास, ये वाली, तो इसके अंदर इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है कि यूरोप और एंटार्क्टिका को छोड़ के ये दो जगह ऐसी हैं, कह रहे हैं इनको छोड़ के पूरी दुनिया में शुगर केन प्रोड्यूस होता है। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो शुगर केन को अपनी ही ज़रूरत के लिए पैदा करते हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो शुगर केन को एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप अगर अगले पेज पे आ जाओ तो आपको इसकी वो मिल जाएगी, ये मेजर मेजर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, ठीक है। तो ये जो मेजर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर लिखे हुए हैं, तो उसमें उन्होंने वो बात बताई है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, पोहा है, फिलीपींस है, और आगे नाम याद नहीं आ रही, किताब में देख लेना, पेरू है, रिपब्लिक। मेजर इंपोर्टर में आ जाओ, कौन से ज़्यादा कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन के 27, इंडोनेशिया, यूएसए, कोरिया, मलेशिया, ठीक है, बांग्लादेश, जापान, रशिया एंड कनाडा, ये वो कंट्रीज हैं जो इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे शुगर केन, ठंडे कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस होता नहीं है इतना, तो यहाँ ये वाले कंट्रीज जो हैं वो शुगर केन को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेजर इंपोर्टर्स। राइट,